थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन स्टार्ट करें। लेसन थर्ड है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि ये वैद्युत रसायन है क्या। तो रसायन विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंदर हम ये बात करेंगे कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, वैद्युत ऊर्जा जो होती है, ये रासायनिक ऊर्जा में कैसे बदलती है और रासायनिक ऊर्जा जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वैद्युत ऊर्जा में कैसे बदलती है। ठीक है, मतलब एक तो ये इंटर कन्वर्जन होता कैसे है, ठीक है। दूसरा इनका मात्रात्मक संबंध क्या है, मतलब कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कितनी रासायनिक ऊर्जा बन सकती है, या कह लो कितनी रासायनिक ऊर्जा से कितनी विद्युत ऊर्जा बन सकती है। इन दो बातों का कौन कौन सी, एक तो ये दोनों ऊर्जाएं हैं इनका आपस में इंटर कन्वर्जन होता कैसे है, ये एक दूसरे में कैसे परिवर्तित होते हैं। दूसरा कि इनका मात्रात्मक संबंध क्या है, ठीक है। ये दोनों बातें रसायन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे अपन बोलते हैं वैद्युत रसायन, ठीक है। तो वैद्युत रसायन की अपने डेफिनेशन दे सकते हैं रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वैद्युत ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तन व इनके मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो वैद्युत रसायन कहते हैं। अच्छा, ये दोनों ही बातें इनका अंतर परिवर्तन होता कैसे है और इनका मात्रात्मक संबंध क्या है, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, इसके लिए हम पढ़ते हैं सेल, ठीक है। और ये जो सेल होते हैं ये हमारे पास टू टाइप्स के सेल कौन कौन से हैं। एक तो है हमारे पास वैद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। और सेकंड जो है वो है हमारे पास वैद्युत रासायनिक, इसको अपने बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल्स, ठीक है। अच्छा, एक और ध्यान रखना, इसको इसका अदर नाम हो रहा है, इसको वोल्टामीटर भी कहा जाता है। वोल्टामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वोल्टामीटर है, ठीक है। डायरेक्ट आ जाता है कई बार वोल्टामीटर क्या होता है। एक तो वोल्टमीटर है ना, दो सिरों के मध्य विभक्तर को अपने वोल्टमीटर के द्वारा मापते हैं, फिजिक्स में पढ़ाते हैं वो तो वोल्टमीटर, ये है वोल्टामीटर। तो वोल्टामीटर सेल है, वैद्युत अपघटनी सेल को अपने वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको भी अपने एक नाम और दिया है, इसको वोल्टीय सेल, वोल्टीय सेल या फिर इसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है। वोल्टीय सेल या ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वोल्टामीटर, वोल्टमीटर और वोल्टीय सेल, ठीक है। अच्छा, इनमें क्या डिफरेंस क्या है इसकी बात करते हैं, इन दोनों सेल में आखिर में क्या डिफरेंस है। तो देखो वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, जैसे आपने शुष्क सेल देखा होगा, वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है, वो कन्वर्ट होती है वैद्युत, ठीक है। जबकि वैद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, इसमें जो वैद्युत ऊर्जा होती है इसको कन्वर्ट करते हैं रासायनिक ऊर्जा, ये आपको, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपके पास वैद्युत अपघटनी सेल है, जैसे शुष्क सेल होता है, ठीक है ना।
शुष्क सेल वगैरह जो है नहीं, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, इसके अंदर रिवर्स कर दिया मैंने, इसमें तो होता है रासायनिक ऊर्जा, इसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, ये चेंज होती है वैद्युत ऊर्जा, और इसमें वैद्युत ऊर्जा जो होती है ये चेंज होती है रासायनिक। ठीक है, तो ये आपको ध्यान है। ठीक है, अच्छा एक और ध्यान दो, जैसे मैंने ये कहा है इसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में होती है। जैसे आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो जैसे शुष्क सेल हो गया, है ना, शुष्क सेल है जो अपने को या एवरीडे का जो सेल यूज करते हैं घड़ी के अंदर साथ लगा जाता है, तो वो अपने ये जो सेल अपना यूज कर रहे हैं जो कि वैद्युत रासायनिक सेल होता है, मतलब उसमें रसायन केमिकल होता है और वो उस केमिकल से वैद्युत ऊर्जा अपने को ऑब्टेन होती है। ठीक है, तो वो क्या है, वैद्युत रासायनिक सेल। अच्छा, एक आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि भाई जो ऐसे भी सेल होते हैं रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं और वैद्युत ऊर्जा को वापस रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। एक्चुअली में दोनों साइड के प्रोसेस जिन सेल में होते हैं ना, अपने उन सेल को बोलते हैं द्वितीयक सेल। क्लियर है? कई बार आप देखते हो सेल के प्रकार देखिए होते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। तो प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में ये अंतर होता है। द्वितीयक सेल में क्या होता है, दोनों साइड में मतलब उत्क्रमणीय प्रकरण होता है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी बदलती है। ये तो होता है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल में उत्क्रमणीय विक्रिया होती है। ठीक है, मतलब दोनों साइड का निशान आप ऐसे द्वितीयक का निशान लगा सकते हैं। जो प्राथमिक सेल होता है ना, उसमें केवल एक साइड में विक्रिया होती है। ठीक है, जिसको अपने बोलते हैं कि ये अनुत्क्रमणीय सेल होता है, जैसे कि शुष्क सेल होता है। ठीक है, तो वो शुष्क सेल है, वो वैद्युत रासायनिक सेल है। ठीक है, उसमें रासायनिक ऊर्जा केवल वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ऐसा नहीं कि आप वैद्युत ऊर्जा से वापस रासायनिक ऊर्जा बना सकते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखो, इंटर कन्वर्जन यदि दोनों साइड में होता हो, ठीक है, तो वो द्वितीयक सेल में आएगा, और एक ही साइड में इंटर कन्वर्जन हो तो मैं ये कहूँगा कि वो प्राथमिक सेल में आएगा। क्लियर है? इस चीज को आप, और आपको ये पूछा चाहे वैद्युत अपवर्तनीय और वैद्युत रासायनिक सेल में अंतर, तो आपको इसमें वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, जबकि इसमें रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित। ठीक है, अच्छा एक बात, ये जो वैद्युत रासायनिक सेल होता है ना, इसके लिए क्या होता है, इसमें वैद्युत रासायनिक सेल के लिए इसका जो वैद्युत भागफल होता है, विद्युत भागफल होता है, विभाग जिसको अपने बोलते हैं वैद्युत भागफल, इसकी बात करेंगे अपने आगे। ठीक है ना, जिसको अपने ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ। ठीक है, तो इसका जो ईएमएफ होता है वो हमेशा जानना को पॉजिटिव होता है, ऐसा होगा पॉजिटिव। ठीक है, जबकि इसके ईएमएफ की बात करूं मैं, इसके वैद्युत भागफल की बात करूं मैं, इसका वैद्युत भागफल होता है ये नेगेटिव। ठीक है, ये वैद्युत भागफल क्या होता है, ठीक है, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ये अपने आगे इनके बारे में बात करेंगे कि ये किस प्रकार डिनोट किए जाते हैं, क्या इनकी डेफिनेशन वगैरह है। अच्छा, इसके अलावा मैं और बात करूं कि ध्यान रखो विद्युत भागफल और जो डेल्टा जी होता है ना, ये हमेशा इनके साइन होते हैं रिवर्स होते हैं। मतलब इस सेल के लिए जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का जो मान होता है डेल्टा जी, जो 11 में पढ़ा था गिब्स एनर्जी, है ना, फाइनली हमने ये कहा था थर्मोडायनेमिक्स में किसी तंत्र की स्वतः प्रवृत्तिता को समझाने के लिए जो कामयाब हुए थे गिब्स, है ना, और उन्होंने टर्म दी थी गिब्स एनर्जी। ठीक है, और जो कि पूरे सिस्टम को डिफाइन करती है, तो सिस्टम के अंदर यदि कोई प्रक्रम हो रहा है वो सौटा हो रहा है या फिर असौटा हो रहा है ना, तो ये चीज हमने आपको बात की। तो ये जो वैद्युत सेल होता है, इनके लिए जो गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का जो मान होता है, मतलब ये जो सेल वर्क करता है उस दौरान एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में जो डेल्टा जी की वैल्यू आती है, ये हमेशा ध्यान पॉजिटिव। ठीक है, रिवर्स साइन। ठीक है, क्योंकि इस सेल के लिए क्या होता है, डेल्टा जी क्या होता है, ये डेल्टा जी होता है नेगेटिव। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बता दी, इसके हमने बात की थी थर्मोडायनामिक्स के बाद वाला चैप्टर
कि यदि किसी परिक्रम के लिए डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव हो तो क्या होता है, डेल्टा जी बराबर नेगेटिव हो तो क्या होता है, डेल्टा जी बराबर 0 हो तो क्या होता है। तो हमने कहा था यदि किसी परिक्रम के लिए डेल्टा जी बराबर 0 आता है, उसकी एक अवस्था से दूसरी अवस्था के बीच में जो डेल्टा जी आता है v2 - v1 ये 0 आता है, इसका अर्थ है परिक्रम किसमें है, साम्य अवस्था में। ये हमने साथ में लेसन में बात की थी, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था की विशेषता ये थी कि जब परिक्रम साम्य अवस्था में होता है तो इस परिक्रम चल तो रहा होता है, लेकिन परिक्रम के लिए डेल्टा जी बराबर क्या होता है, 0। अच्छा, और जब हमने कहा था डेल्टा जी नेगेटिव होता है तो हमने कहा था कि परिक्रम सौता है, ठीक है। और जब डेल्टा जी बराबर पॉजिटिव होता है इसका अर्थ परिक्रम सौता नहीं होता है, परिक्रम करवाया गया है, मतलब परिक्रम कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो वैल्यू तो बुकेट के सेल होते हैं ना, इनमें एस होता है, क्या होता है, एस होता है, एस होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, इनमें सौता है, इनमें सौता है, ठीक है। देखिए ना, जैसे मैंने कहा अपने वीडियो में जो सेल लगाते हैं, आप सेल लगा दो, सेल लगाते ही अपने आप ही वो वर्क करने लग जाता है, सेल जो होता है वो वर्क अपने आप ही करता है, सौता तो होता है घड़िया उसमें उसमें केमिकल एनर्जी होती है, वो सौता स्पॉन्टेनियसली जो होती है ना, पोटेंशियल के द्वारा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्रिएट करती है। तो इनके अंदर सौता डिपेंड होती है, इसमें असौता होती है। इस सेल के लिए विद्युत वाहक धनात्मक होता है, जबकि इसके लिए ऋणात्मक होता है। यहाँ डेल्टा जी बराबर नेगेटिव होता है, तो सेल में जो है सौता डिपेंड होती है, जबकि इसके लिए क्या होती है, असौता डिपेंड होती है, ठीक है। अच्छा, एक दोनों ही सेल में एक जो कॉमन घटना है वो ये है, जब ये सेल दोनों ही वर्क करते हैं तो इसमें भी विद्युत अपघटन होता है, इसमें भी विद्युत अपघटन होता है, और इसमें भी विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन। बस यहाँ पर कैसा होता है, ऐसा होता है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऐसा। यहाँ तो परिक्रम होता है और यहाँ पर क्या होता है, ऐसा, ठीक है। लेकिन दोनों में विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होती है। अब अपने को इस लेसन में यही पढ़ना है कि ये विद्युत अपघटन का क्या है, क्लियर है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। एक बार फिर से सुनो, थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन है क्या। इस चैप्टर में अपने दो बातें सीखेंगे, एक तो विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्जन कैसे होता है, या तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में कैसे कन्वर्जन, मतलब ये दोनों ऊर्जाएं एक दूसरे में परिवर्तित कैसे होती है, एक बात हमने इसमें ये पढ़ी। दूसरी बात कि इनका मात्रात्मक संबंध क्या होता है, मतलब मैंने ये कहा कि जैसे मेरे पास में रासायनिक ऊर्जा है वो कितने ग्राम है, ठीक है, इतने ग्राम रासायनिक ऊर्जा है, या मैंने कहते हैं इतने ग्राम की मेरे पास केमिकल है और इस केमिकल से मैं कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना सकता हूँ, है ना। तो ये हो गया इसका मात्रात्मक संबंध। या मैंने ये कह दिया मेरे पास कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है और इतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मुझे ये पर्टिकुलर ये केमिकल बनाना है, मैं कितना बना सकता हूँ, ठीक है। तो दो बातें होती है, एक तो इनका अंतर परिवर्तन होता कैसे है, दूसरा इनका मात्रात्मक संबंध क्या है, ठीक है। और ये काम रसायन विज्ञान की शाखा में कर रहे हैं, उसे अपने क्या बोल रहे हैं, विद्युत रसायन। तो हमने क्या डेफिनेशन दी, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विद्युत ऊर्जा व रासायनिक ऊर्जा के मध्य अंतर परिवर्तन व उनके मात्रात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहते हैं। और इस उद्देश्य के लिए हम क्या करते हैं, सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, विद्युत अपवर्तक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। इनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी कहते हैं और इनको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होते हैं इनको वोल्टामीटर कहते हैं, जबकि इनको वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्टामीटर वर्ड, ठीक है। एक तो वोल्टमीटर होता है, एक वोल्टामीटर होता है, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना है, ठीक है। फिर हमने दोनों में अंतर किया, दोनों में अंतर करने के बाद हमने एक बात साफ हुई कि दोनों ही सेल में
की प्रक्रिया होती है। तो हमें पढ़ना है वैद्युत अपघटन होता क्या है। ठीक है, फाइनली याद देखना, हम पूरे लेसन में यही सीखेंगे एक का परिवर्तन कैसे होगा और इनका मात्रात्मक संबंध क्या होगा। ठीक है, लेकिन ये दो चीजें पढ़ने के लिए हम सेल पढ़ रहे हैं, और सेल दो प्रकार के, दोनों ही सेल में कॉमन घटना हो रही है वैद्युत अपघटन, और वैद्युत अपघटन हम पढ़ लेंगे तो हमारे वो दोनों टर्म्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है। दोनों सेल में अंतर याद रखना, दो तीन अंतर याद रखना, कई बार बोर्ड में आ जाता है, उन दोनों सेल में अंतर लिखो। अच्छा, एक मैंने यहाँ पे आपको एक बात और बता दी, प्राथमिक और द्वितीयक सेल का क्या है। यदि दोनों साइड में विक्रियाएं हो रही है तो आप द्वितीयक सेल कहोगे, और एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन है तो आप इसको प्राथमिक सेल कहोगे। ठीक है, जैसे घड़ी में लगा हुआ सेल है, एक प्राथमिक सेल होता है। ठीक है, जबकि घरों में ये जो इन्वर्टर वगैरह जो होते हैं उनके साथ बैटरी लगी होती है, वो द्वितीयक सेल है, उसमें वो इन्वर्टर होता है, वो रासायनिक ऊर्जा भी बनाता है और वैद्युत ऊर्जा भी बनाता है सेल में। ठीक है, अब बात करते हैं अपने कि वैद्युत अपघटन क्या है। वैद्युत अपघटन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपने इलेक्ट्रोलाइसिस। इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं कि मान लो मेरे पास ये मैंने सेल बनाया, एक वोल्टामीटर सेल बनाया, एक मैं वोल्टामीटर सेल, वोल्टामीटर समझ गए ना, वोल्टामीटर सेल कौन सा होता है। ठीक है, मैं बार बार वोल्टामीटर वर्ड का यूज करूंगा ताकि आपको पता रहे कि वोल्टामीटर क्या है। ठीक है, क्योंकि कई बार डायरेक्ट आता है कि वोल्टामीटर किसे कहते हैं या वोल्टामीटर क्या है। ठीक है, वोल्टमीटर अलग है, वोल्टामीटर। ठीक है, तो वोल्टामीटर सेल बना रहा हूं मैं, एक कोई वोल्टामीटर सेल बना। अच्छा, आपको पता है वोल्टामीटर सेल में क्या होता है, ये वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। इसके लिए मैंने क्या किया, इस सेल में मैंने ये दो इलेक्ट्रोड ले ली। ठीक है, मैंने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर इलेक्ट्रोड लिया मैंने, ये बना दो कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक, अच्छा, और इसी के अंदर मैंने कॉपर सल्फेट का जलीय यूनिट। ठीक है, और मैंने क्या किया, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक बैटरी से माइनस, ठीक है। अब जैसे ही अपने इस बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो देखो होगा क्या, आपको पता है ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, उनके सेल के धनात्मक वर्ण से जुड़ा है, ये हो गया धनात्मक इलेक्ट्रोड, है ना। अच्छा, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है तो इसके पास आकर्षित कौन होगी, इसके अंदर हमने कॉपर सल्फेट लिया है तो सल्फेट आयन जो है वो इसके पास है ना, सल्फेट आयन जो है इसके पास है। और यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पर ये कॉपर प्लस 2 आयन इसमें है, और ये अपना कौन सा है, बैटरी के ऋणात्मक से जुड़ा है, तो ये अपना हो गया ऋणात्मक। ठीक है, तो कॉपर आयन जो है
के पास। ठीक है। अच्छा, अब देखो होगा क्या कि जैसे अपने स्टोर करेंगे तो ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है। अच्छा, इस ये मैं ये कह देता हूं, ये मान लो इन सल्फेट आयंस के पास आ रहे हैं और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और अच्छा इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है और इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या होता है? ऑक्सीकरण। मतलब इस इलेक्ट्रॉन पर क्या हो रहा है? इस इलेक्ट्रॉन पर हो रहा है ऑक्सीकरण। अच्छा, अब आपको एक बात याद रखनी, ध्यान रखो, जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण होता है ना, उसे हमेशा ही एनोड के इस चीज का, ठीक है, क्या करा इस बात को हमेशा याद रखो, जिस पर ऑक्सीकरण होता है इस बात को याद रखो, इस पैटर्न जहां ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण का क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्याग। ठीक है, जहां ऐसा होगा उसको हमेशा एनोड कहेंगे। लेकिन ये एनोड जो है ना, इसको मैं प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, क्योंकि प्लस भी हो सकता है और ये माइनस भी हो सकता है, वो आपको सेल्फ खुद कर देगा। ठीक है, जैसे अभी मैंने कहा ये बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा हुआ है, तो मैं इसको ये कहूँगा कि ये धनात्मक इलेक्ट्रोड। ठीक है, और मैं ये कहूँगा कि एनोड हमेशा धनात्मक होता है, ये तरीके की। ठीक है, तो आपको तो ये ध्यान में रखना है कि जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होगा, मतलब जो इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, ठीक है, इसको हमेशा एनोड कहा जाएगा। और ऐसे ही जहाँ पे चेन होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन उसको हमेशा ही कैथोड करेंगे। ठीक है, तो ये कैथोड है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो प्लस है या क्लियर है, ये आपको सेल में अपने आप पता चल जाएगा कि कब प्लस का होगा कब माइनस का होगा। अच्छा, अभी आप यदि आप इसमें डाउट एकदम क्लियर भी करना चाहते हो, एकदम फिक्स करना चाहते हो, तो याद रखो वोल्टामीटर सेल में एनोड होता है वो प्लस का होता है और कैथोड होता है वो माइनस का होता है। जबकि वही आप वोल्टेज सेल में चलोगे तो ये निशान जो होंगे ना, ये आपको रिवर्स होता है। ठीक है, वैसे आप पर्टिकुलर कोई भी सेल चलोगे तो आपको सेल के अकॉर्डिंग पता चलेगा। धीरे धीरे अपने सेल बढ़ेंगे तो ये बात आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। अभी आप इन फाइल्स को सुना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागना ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण जहाँ भी होगा उसे हमेशा एनोड कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना अपचयन, अपचयन जहाँ भी होगा उसे कैथोड कहेंगे। निशान का हमें कोई इश्यू नहीं है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये कहा कि ये इलेक्ट्रॉन को ले रहा है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इधर है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हो रहा है चेन, और जहाँ चेन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे अपने बोलते हैं कैथोड। ठीक है, अभी यहाँ कैथोड क्या है? माइनस, और यहाँ एनोड क्या है? प्लस। ये कोई बात नहीं। अच्छा, अब मैं ये कहता हूँ कि ये सल्फेट आयन इसके पास इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं। अब मैं ये आपको यदि ये कहता कि ये अशुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड होता, मतलब कॉपर के साथ शुद्धि है ना, तो ये जो कॉपर है ना, ये जो कॉपर है, ये कॉपर क्या करता? ये इलेक्ट्रॉन को इसको त्याग देता, और जो कॉपर प्लस 2 आयन होते हैं ना, जो ये जो आयन जा रहे हैं, और ये क्या जा रहा है? ये जा रहा है कॉपर प्लस 2 आयन। ठीक है, ये कॉपर प्लस 2 आयन है, सल्फेट आयन से रिएक्शन करके क्या बना लेता? कॉपर सल्फेट में। एक बार फिर से सुनो, मैंने कहा अशुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड, अशुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड का क्या हुआ कि कॉपर के साथ में, कॉपर कणों के साथ में अशुद्धि है। ठीक है, तो ये धनात्मक बैटरी के धनात्मक सिरे से जुड़ा है, जो इलेक्ट्रॉन एक आसे इलेक्ट्रॉन क्या देगा? ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ये कॉपर है ना, ये कॉपर ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को क्या देगा, है ना, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को त्यागना क्या करते हैं? ऑक्सीकरण पर, है ना। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना। अब ये क्या करेगा? ये अच्छा, ये कॉपर प्लस 2 आयन है, इसके साथ आगे बोले सर अशुद्धि कहाँ थी? तो देखो ये अशुद्धि होगी ना, वो अशुद्धि यहाँ नीचे ऐसे जमा होती है। ठीक है, और ये अशुद्धि जो होगी इसके साथ जो अशुद्धि है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो रही है, इसलिए
कि अपने इसको बोल देते हैं एनोड पंप। ये आपने पहले भी छोटी क्लासों में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोडों के नीचे जो संख्या इकट्ठी हो जाती है विद्युत अपघटन के दौरान, उसको अपने बोलते हैं पंप। तो एनोड के नीचे इकट्ठी हो तो एनोड पंप क्या बोलते हैं, कैथोड के नीचे इकट्ठी हो तो उसको कैथोड पंप। तो इसको क्या बोलते हैं, एनोड पंप, है ना। अच्छा, यहाँ पे क्या है, कॉपर, ये मैंने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इन इलेक्ट्रॉन को देगा कौन, मैंने कहा कॉपर का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, कॉपर का इलेक्ट्रोड है। तो कॉपर प्लस जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसका ये इलेक्ट्रॉन जो होंगे ना इसको मिलेंगे, मिलियन के अंदर जो कॉपर आयन है वो इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे। और ये जो कॉपर +2 आयन है इनको ये इलेक्ट्रॉन मिले आने वाले, और ये इलेक्ट्रॉन ले लिए, है ना। और इलेक्ट्रॉन लेके जो क्या बना दिया, कॉपर सॉलिड, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन है, दो कॉपर आना आएंगे और इस प्रकार से ये दो कॉपर। अच्छा, क्योंकि ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन था और कॉपर ही बन रहा है, तो ये इसके साथ जो है ना धीरे धीरे इसके साथ ये कॉपर आयन होंगे, तो इसके साथ ऐसे धीरे धीरे होते जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसका द्रव्यमान है वो लगातार बढ़ता जाएगा और इसका द्रव्यमान होगा वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे कम, ठीक है ना, ठीक है। तो ये हमने बात की कि पूरा का पूरा सेल में हो क्या, ठीक है। एक साइड में हमने क्या किया, पहले कॉपर के इलेक्ट्रोड ले लिए, जिनका एक साइड में अशुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड है और एक साइड में मान लो शुद्ध कॉपर का इलेक्ट्रोड, ठीक है। कॉपर सल्फेट का मटेरियल लिया, बैटरी से जोड़ दिया, बैटरी के धनात्मक सिरे से जिस इलेक्ट्रोड को जोड़ेंगे वो धनात्मक इलेक्ट्रोड, और माइनस सिरे से जिसको जोड़ेंगे वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो गया, है ना। अच्छा, जैसे हमने इसको सिस्टम को ऑन किया, बंद किया, तो धनात्मक सिरे के पास में क्या जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन होंगे, जो कॉपर होगा वो इलेक्ट्रॉन को दे देगा, कॉपर +2 आयन बनेंगे, वो आयन विलयन में आएंगे, सल्फेट आयन से क्या करके कॉपर सल्फेट बना लेंगे, कॉपर सल्फेट का चलिए विलयन बना, ठीक है। ओवरऑल दो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोड के द्वारा इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ऑक्सीकरण। और याद रखना है, जिस इलेक्ट्रॉन पर ऑक्सीकरण हो उसे हमेशा एनोड कहते हैं, ठीक है। तो हमने इसको एनोड कह दिया, बोले एनोड पर अभिक्रिया ये, है ना। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन आए, अच्छा इन इलेक्ट्रॉनों को कौन लेगा, इनको ले लेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है कॉपर का इलेक्ट्रॉन बना हुआ है, कॉपर का पूरा पोटेंशियल हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को कौन लेगा, ये जो कॉपर +2 आयन है, ये कॉपर +2 आयन जो बने हुए हैं, तो इधर से जो आ रहे हैं ना, यही आयन रिएक्शन आयन होते हैं ना, क्योंकि जैसे जैसे इधर आएंगे तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये कॉपर +2 आयन होगा, वो इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और कॉपर सॉलिड बना लेगा, ठीक है। और कॉपर का इलेक्ट्रॉन था और कॉपर ही बन रहा है विलयन में, तो ये क्या करेंगे, कॉपर जो होंगे वो आपस में जो है ना वो एक दूसरे के साथ में जो है इकट्ठे हो जाएंगे, मतलब इसका द्रव्यमान होगा वो लगातार है वो बढ़ता है, मतलब ये इलेक्ट्रोड होगा वो धीरे धीरे ये मोटाई के अंदर आता जाएगा और ये धीरे धीरे पतला करता जाएगा, क्लियर होगी बात ये। अच्छा, अब इस पूरे ही प्रक्रम में विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन क्या है कि जब धात्विक इलेक्ट्रोडों को, ये धात्विक इलेक्ट्रोड है ना, जब धात्विक इलेक्ट्रोडों को या डायरेक्ट लिख सकते हो इलेक्ट्रोडों को उन्हीं के आयन रखने वाले विलयनों में डुबाया जाता है और विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में क्या देखते हैं कि जो आयन होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं। ये देखिए, ये कॉपर +2 था, विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड, ये ऋणात्मक इलेक्ट्रोड है, इसकी ओर ये गमन कर रहा है ना, ये धनात्मक इलेक्ट्रोड है, इसकी ओर ये गमन कर रहा है, लेकिन ये जैसे गमन कर रहा है कॉपर +2 आयन आ रहा है इसके साथ, है ना। तो विद्युत अपघटन के जो आयन है ना वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर गमन करने लगते हैं और विद्युत अपघटन के आयनों का, अच्छा विद्युत अपघटन कौन है, ये है हमारा विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन ये, ठीक है। विद्युत अपघटन के आयन कौन से होंगे, यहाँ कॉपर +2 आयन सल्फेट है। विद्युत अपघटन के आयन जो होते हैं वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रॉनों की ओर गमन करने लगते हैं और उससे ही अपने क्या होते हैं, विद्युत अपघटन। याद रखना कि विद्युत अपघटन क्या है, विद्युत अपघटन क्या है, जब धात्विक इलेक्ट्रोडों को उन्हीं का आयन रखने वाले विलयनों में निर्मित किया जाता है तो विद्युत अपघटन के आयन विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर
गमन करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कह रहा हूँ? वैद्युत अपघटन के आए विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर गमन करने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वैद्युत अपघटन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, वैद्युत अपघटन में देखो हमें किस किस की जरूरत है। एक तो याद रखो, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोनों की जरूरत पड़ेगी। एक वैद्युत अपघटन की जरूरत पड़ेगी। याद रखो, कोई भी सेल होगा वैद्युत अपघटन के बिना तो वर्क ही नहीं करेगा। इलेक्ट्रोड और वैद्युत अपघटन के वर्क ही नहीं करेगा। वैद्युत अपघटन और इलेक्ट्रोड तो उसमें कंपल्सरी है। ठीक है, चाहे वो सेल किसी भी प्रकार का हो, वो चाहे वोल्टामीटर सेल हो या वोल्टेज सेल, उनमें ये तो चीजें होगी, इलेक्ट्रोड भी होगा और वैद्युत अपघटन। ठीक है। अच्छा, अब पूरा वैद्युत अपघटन है ना, इसमें देखो क्या क्या बातें हैं। यहाँ देखो, जो कॉपर बना वो इलेक्ट्रोड के साथ ही बना, अच्छा ठोस अवस्था में बना, मतलब वैद्युत अपघटन के दौरान जो रसायन बन रहा है वो ठोस अवस्था में बन रहा है और इलेक्ट्रोड के साथ बन रहा है ना। यही बात है कि अच्छा वैद्युत ऊर्जा, यहाँ वैद्युत ऊर्जा थी, कन्वर्ट किसमें हो रही है? केमिकल एनर्जी में, केमिकल तो बन रहा है ना। क्लियर हुई बात है? तो वैद्युत अपघटन में ये जो इलेक्ट्रोड है, वैद्युत अपघटन है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो कि इलेक्ट्रोड है, इनमें दो प्रकार होते हैं, सक्रिय इलेक्ट्रोड और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं। अच्छा, वैद्युत अपघटन के दौरान क्या क्या होता है? विलयन में कोई परिवर्तन होता है या नहीं है? इलेक्ट्रोडों में कोई परिवर्तन होता है या नहीं? जैसे यहाँ देखो परिवर्तन हो रहा है, यहाँ द्रव्यमान धीरे धीरे कम हो रहा है, यहाँ द्रव्यमान धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। तो पूरा का पूरा वैद्युत अपघटन जो है अपने पढ़ेंगे, इसलिए हमारे को वैद्युत अपघटन का अध्ययन करना है। ठीक है, तो कल हम बात करेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वैद्युत अपघटन का अध्ययन। ठीक है, कल पूरा का पूरा इसी के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि ये वैद्युत अपघटन है, इसके अंदर क्या कुछ हो सकता है और क्या क्या हमारे सिलेबस में। ठीक है, मतलब तो वैद्युत अपघटन की परिभाषा तो क्लियर है, बस इतना ही है। वैद्युत अपघटन के आयनों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोनों की ओर गमन करना वैद्युत अपघटन कहलाता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र के दिशा में क्लियर हो जाती है। तो नेक्स्ट क्लास में अपने बात करेंगे स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके।